एसोसिएट टीम्स की अगर हम बात करें तो खास करके ये जो 8 एसोसिएट टीम्स हैं जिनके पास ओडीआई स्टेटस भी मौजूद है, अगर हम इनकी बात करें तो सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में ये जहाँ जिस मुकाम पर है वो जिस मुकाम से उन्होंने शुरू किया था उससे काफ़ी आगे आ चुके हैं। चाहे हम T20 स्टेटस की बात करें, उसके बाद ओडीआई स्टेटस को अर्न करना हो, वर्ल्ड कप खेलना हो, लगभग सभी टीमों ने यहाँ पर 8 टीमों ने वर्ल्ड कप खेला हुआ है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ये सारी चीज़ें हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं कि ओवर द डिकेड यानी पिछले 10-11 सालों में, पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो किस पड़ाव पे वो टीम थी और वो टीम किस तरह से एक पड़ाव दर पड़ाव ऊपर आई, नीचे गिरी, फिर ऊपर आई, फिर नीचे गिरी, किस तरह के प्रोसेस के थ्रू गुजर कर आज 2022 तक वो पहुंची है। 8 एशियन टीम्स की यहाँ बात करेंगे और शुरुआत आज कर रहे हैं हम नेपाल क्रिकेट से। बिल्कुल यहाँ नेपाल क्रिकेट की बात करेंगे और इसका ये पार्ट 1 आज हम आपके सामने लेकर हाजिर है, पार्ट 2 भी आपके सामने जरूर लेकर हाजिर होंगे। सबसे बड़ी बात यह है, क्या रीजन है कि नेपाल का क्रिकेट किन किन वजहों से राइज हुआ है। जी हाँ, अगर पिछले 10 साल की हम बात करें किन किन वजहों से डाउनफॉल भी हुआ है। जी हाँ, क्योंकि नेपाल का जो क्रिकेट है वो ऐसा नहीं है कि वो अकेले ही कहीं ना कहीं इस रेस में थे, उनके साथ साथ बहुत सारी ऐसी टीमें रेस में रही हैं जो एक अच्छे मुकाम पर, उनसे बेहतर मुकाम पर आज पहुंच चुकी हैं, लेकिन वो बहुत पीछे रह गए। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं बैकफुट में भी टीम गई है, डाउनफॉल भी टीम का हुआ है, राइज भी हुआ। अगर नेपाल 2 कदम आगे चला है तो हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी वो 2 कदम ऊपर की तरफ लेते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है उनके क्रिकेटिंग करियर में कि 1 कदम वापस से उस टीम को पीछे लेना पड़ा है। इस पूरे प्रोसेस और इस जर्नी की डिस्कशन हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। पार्ट 1 की शुरुआत करें। ओवर द डिकेड की अगर बात करें यार, 2010 में चीज़ें बड़ी अच्छी खासी ठीक ठाक चल रही थी। 2010 में मेजर चीज़ें नेपाल के लिए क्या थी? बिल्कुल, देखिए 2010 की बात करें तो सबसे पहले जो नेपाल ने वहाँ से शुरू की, जो सबसे मेजर टूर्नामेंट उन्होंने जीता नेपाल की हिस्ट्री में जो आया वो था नेपाल आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीज़न 5, जो उन्होंने यूएसए को हराकर जीता था, जो कि बहुत बड़ा एक इवेंट है। आईसीसी इवेंट उन्होंने जीता 2010 पर। बिल्कुल, और 2010 में ही उसके बाद यहाँ वहाँ पर इतनी बेहतरीन 2010 का आगाज हुआ, उसके बाद एसीसी ट्रॉफी में भी ज़बरदस्त टीम खेली और रनर अप रही। वहाँ पर भी बहुत शानदार क्रिकेट लगातार नेपाल खेलता रहा, लगातार जीत पे जीत उन्हें मिल रही थी, सब कुछ वहाँ पर बेहतर होता हुआ नजर आया। उसके बाद 2010 में ही वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीज़न 4 में वो 3rd पोजीशन पे रहे। वहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस जो है उनकी बेहतर रही है। तो यार कहना होगा, और 2010 में एक और बात करें, उस पर डिस्कशन जरूर है। उसके बाद 2010 में ही एशियन गेम्स में उन्होंने अपना पहला मैच खेला फुल मेंबर श्रीलंका के खिलाफ। नेपाल ने अपना पहला फुल मेंबर के खिलाफ कोई मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला था एशियन गेम्स 2010 में। ये 4 वो मेजर इवेंट थे। एंड सबसे बड़ा इसमें से आपको कौन सा लगता है, कौन सा अचीवमेंट इसमें से रहा होगा आपके हिसाब? बिल्कुल, देखिए आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिवीज़न 5 जिस तरीके से जीता आपने, वो पहला टूर्नामेंट था जो नेपाल ने अपने विन किया। बिल्कुल, आईसीसी का टूर्नामेंट आपने विन किया, जिससे कि बहुत सारे रास्ते कहीं ना कहीं आप नेपाल टीम के लिए खुल गए थे उसके बाद। बिल्कुल, बहुत अच्छा वो साल कहीं ना कहीं गुजरा। आप या तो विनर रहे या आप रनर अप रहे या फिर टॉप 3 में आप लगातार बने रहे, आपने फुल मेंबर के खिलाफ मैच भी खेला, तो कह सकते हैं आप कि एक पॉजिटिव और बहुत अच्छा साल वहाँ पर क्रिकेट में गया है। वहाँ से एक साल ऊपर को बढ़े, जब पूरी दुनिया जो है 2011 का वर्ल्ड कप खेलने वाली थी, जिस साल इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, उस साल में नेपाल के लिए क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ चीज़ें बेहतर हुई थी या फिर खराब हुई थी, आपको बताने की कोशिश करें। बिल्कुल, आप अगर देखें 2011 दिसंबर, जी हाँ दिसंबर 2011 में एसीसी T20 ट्रॉफी, जी हाँ T20 कप जिसे कहते हैं, वहाँ पर होस्ट किया गया। नेपाल ने उसे होस्ट किया, जहाँ बहुत बड़ी बात है कि नेपाल उसे होस्ट कर पाया। उसी के साथ वो उस कप में 4th पोजीशन पे रहा, 4th पोजीशन पे रहा। और साथ ही साथ ये बहुत अच्छा हुआ कि 2012 T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में वो क्वालिफाई कर गया। जी हाँ, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए उन्होंने वहाँ पर क्वालिफिकेशन जरूर दर्ज की। उसके बाद और क्या क्या आगे हुआ है उस साल? जरूर देखिए, अब 2012 में जो 2011 की यही एक हाईलाइट थी, जहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ हम हाईलाइटेड चीज़ें बात करें, नहीं जहाँ से बहुत बड़ा कुछ टीम को गेन हुआ। बिल्कुल, और सितंबर 2012 ये बहुत बड़ा महीना था नेपाल के लिए, और साल भी बहुत लकी रहा है एक्चुअली में। डिवीज़न 4 यहाँ पर नेपाल जीत गया।
फिर से जी हाँ डिवीज़न 5 में जीता, डिवीज़न 4 में भी जीता और यहाँ सारे मैच वो जीत कर इस डिवीज़न 4 में भी जीत गए और डिवीज़न 3 में वो प्रमोट हो गए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात थी। जैसे कि हमने कहा कि मेन जो क्रिकेटिंग करियर में अचीवमेंट्स रहे हैं, हाइलाइट्स रहे हैं नेपाल राष्ट्रीय टीम्स के, और आज हम बात नेपाल की कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपने डिविजन्स को जब प्रमोट किया, आप जब प्रोग्रेस हुए, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती रहती हैं। उसके बाद अयान क्या लगातार नेपाल ने राइज ही देखा या फिर कुछ खराब भी हुआ? नहीं, देखिए अक्टूबर 2012 बहुत अच्छा गया। सितंबर के तुरंत बाद ही जो सेम ईयर में जब एसीसी ट्रॉफी इलाइट शेयर हुई, याद होगा फैंस को भी, यूएई के साथ, जी हाँ यूएई के साथ शेयर हुआ, टाई हुआ था मैच, वहाँ पर यूएई के साथ शेयर किया गया। अब 2013 में जी हाँ जब एसीसी T20 कप कीर्तिपुर और ललितपुर में जब देखा गया, इमेंस फैन फॉलोइंग, इसको लेकर आप क्या? जी हाँ, क्योंकि हमने जब स्टडी किया उसमें, तो उसमें कहीं ना कहीं निकल कर आया कि ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग उन मैचेस में आई। 25,000 खास करके सेमीफाइनल और फाइनल में शायद 25,000 के आसपास पब्लिक थी। तो बस इमेजिन ही हम कर सकते हैं कि उस ग्राउंड का क्या हाल हुआ होगा। ऑलरेडी हमने अभी ट्राई नेशन सीरीज जो हुई थी PNG मलेशिया और नेपाल के, उसी में हम अपने पर्सनल व्यू थी, हमने अभी 1-2 साल से ही एशिया क्रिकेट को फॉलो करना शुरू किया है, उसमें हमने देखा क्या ज़बरदस्त भीड़ थी। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो वो बताया जा रहा था कि 25,000 जो पब्लिक आई थी, डेफिनेटली आया हमें जरा उन वीडियोस को ढूंढना होगा, कहीं ना कहीं ढूंढना होगा, कहीं ना कहीं पता करना होगा, ताकि उन वीडियोस को हम देखें, मैचेस देखें और क्या ज़बरदस्त वो वहाँ पर रहा होगा। उस टूर्नामेंट में खास करके आया रिजल्ट किस तरह के रहा? नहीं, बिल्कुल, देखिए वो टूर्नामेंट वाकई में बेहतर रहा था अगर इस मुताबिक देखा जाए। और इसी के साथ 2013 में एक चीज़ और हुई जो नेपाल के लिए बहुत अच्छा हुआ। जी हाँ, डिवीज़न 3 नेपाल ने जीता और साथ ही साथ ये आप ज़रूर मानेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ नेपाल ने की। 2014 50 ओवर वर्ल्ड कप क्वालिफायर में वो क्वालिफाई कर गए। ये बहुत बड़ा एक जो उन्होंने डिवीज़न 3 जीत कर पारस खड़का की टीम ने जो एक इतनी बड़ी अचीवमेंट रखी, 50 ओवर वर्ल्ड कप के क्वालिफायर में खुद को रजिस्टर कराना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। डेफिनेटली इसमें कोई दरार नहीं थी। सिर्फ समझ में ही आता है कि किस तरह की फीलिंग्स रही होगी उन प्लेयर्स की, उन सारे उन खास करके कैप्टन की, साथ में प्लेयर्स की, कोचेस की, कि जब उन्हें पता चला कि हमने इसको क्रॉस कर 2014 के जो क्वालिफायर्स होने हैं वर्ल्ड कप के, वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जो कि बहुत बड़ी एक बात कहीं ना कहीं होने वाली थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ एक और आ जाती है, 2013 तक की बात यहाँ पर हो गई। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है 2010 से लेकर 2013 तक कहना होगा बहुत ही शानदार फेज से नेपाल गुजरा है। हार्डली कोई उन्हें डाउनफॉल देखने को जरूर, लेकिन जैसे हमने कहा कि जब भी नेपाल के क्रिकेट में कुछ बहुत ही बेहतर हुआ है, तब एक ना एक ब्रेक या फिर एक ना एक ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है जिसकी वजह से टीम थोड़ी सी पुश हो गई, या एक पायदान या 2 पायदान गिरकर पीछे चली गई। और ये कहीं नहीं, ये था अब आने वाला था। जी हाँ, 2014 एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी लेके आया टीम के लिए, जब 2014 में इस टीम ने T20 वर्ल्ड कप खेला। ये बहुत बड़ी बात है, T20 वर्ल्ड कप खेला। उसी 2014 में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर आगे जाकर बहुत उतार चढ़ाव आए, प्लेयर्स का बॉयकॉट, कैन मेंबर्स में बैन बहुत कुछ चेंज हुआ, कैप्टनसी चेंज होना, पारस खड़का का रिटायरमेंट और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और आपको हम वो पॉइंट्स बताने की कोशिश करेंगे जिन पॉइंट्स की वजह से कहीं ना कहीं जो 2013 तक की नेपाल है, 2014 तक की नेपाल है, वो पूरी तरह से पिछले 7-8 सालों में धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपना मोमेंटम जो है वो गंवाती जरूर चली गई। लगेगा आपको कि रेस हुआ है, लेकिन नहीं, वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वो सारी चीज़ें आपके सामने पार्ट 2 में प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे कि 2014 से लेकर 2022 तक का जो नेपाल का क्रिकेट है उसमें किस तरह से रेस या फिर डाउनफॉल हुआ है, क्या चीज़ें रही थी, बॉयकॉट से कितना असर पड़ा, बैन से कितना असर पड़ा, और पारस खड़का की कप्तानी छोड़ने से कितना असर पड़ा, क्या रीजंस कप्तानी में उनके रहे होंगे, ज्ञानेंद्र मल्ला की जो प्रेजेंस टीम में थी, जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में थी, उसके ढीले होने से कितना प्रेजेंस पड़ा, संदीप लामिछाने जैसे एक यंग प्लेयर को बनाने पे टीम का क्या इम्पैक्ट रहा। 2014 से 2022 तक की पूरी जो बात होगी, हाईलाइटेड होगी, वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा दिलचस्प होगी। पार्ट 1 से वो लेकर आपके सामने हम जरूर हाजिर होंगे पार्ट 2 में। इसी वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको पार्ट 2 का नोटिफिकेशन टाइम
पे मिल जाए। वीडियो को लाइक जरूर करिए, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। जरूर कोई भी रखिए। याद है हाँ। जो आपको 2010 से लेकर 2013 तक आपको क्या लगता है नेपाल की सबसे बड़ी जीत आप कौन से टूर्नामेंट की मानते हैं? 2010 से 2013 तक बताइएगा, सिर्फ 2014 से 2022 तक की हम पार्ट 2 में बात करेंगे, वहाँ पर हम सब मिलकर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही एसोसिएट टीम्स की अप्स एंड डाउन्स लेकर हम आपके सामने लगातार प्रेजेंट्स होंगे, जो भी उनके ओवर द विकेट रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एफर्ट के लिए प्लीज